नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा जो है आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि डिस्कशन इसमें बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है और आपको अलग से जो है कुछ पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो है कम से कम 50-100 डिस्कशन इतना अच्छी तरीके से दिया गया है कि आपका सिलेबस जो है इस किताब से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो थर्ड एडिशन का बुक निकाला गया है, इसके पहले का 2 एडिशन निकाल चुका है और ये आपका देखिए वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% जो है इस पुस्तक से देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका 25 सेट दिया गया है और अध्ययन सामग्री है, इसको हम अलग बुक में देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसका हम कंटेंट देख लेते हैं। जब आप कंटेंट पे आएंगे तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 17 होने वाला है और इसके पहले का हमने बहुत सारा सेट अपलोड भी कर दिया है। ये आपका मुख्य परीक्षा आपका 24 अप्रैल को हुआ था 2022 में, इसी को हम देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, हमने एक एक लाइन को कंप्लीट किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ताकि आपको एग्जाम में इससे बेहतर रिजल्ट मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका देखिए 24/4/2022 को ये आपका पेपर हुआ है, ये आपका मुख्य परीक्षा का पेपर है। चलिए लाइन बाय लाइन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस पीडी का मास्टर वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, आपका जो है अक्टूबर एडिशन का मास्टर वीडियो अपलोड हो गया है। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण जो है होता है। तो आंसर आपको हो जाएगा अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद जो है तक जो है दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय का अर्थ सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है सूर्य की चक्रिका चपटी जो है प्रतीत होती है। अगला कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। आंसर होगा बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से दोस्तों ये आपको जाना आता है। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य जो है आपका लड़ा गया था। मित्र देशों में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। केंद्रीय शक्तियों में शामिल प्रमुख देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया देश जो है आप बोल सकते हैं शामिल थे। टिहरी बांध किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो आंसर होगा भागीरथी एवं भिलांगना। देखिए टिहरी बांध स्वामी रामतीर्थ सागर बांध से लाभान्वित राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। यहाँ पर देखिए कुछ स्थिति और संगम दिया गया है। विष्णु प्रयाग जो आपका अलकनंदा और धौली गंगा का संगम। नंद प्रयाग हो जाएगा आपका नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। कर्ण प्रयाग आपको हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार का संगम। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाएगा। अगला है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। तो आंसर हो जाएगा घटती है, ऑप्शन नंबर बी होगा घटती है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सअप से। आपका व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। बोला कि टीपू सुल्तान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया है। तो कृष्ण राज तृतीय को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गया था। टीपू सुल्तान को जो है शेर मैसूर कहा जाता था उस टाइम। टीपू सुल्तान की पराजय और मृत्यु के उपरांत विजयी अंग्रेजों ने मैसूर को संरक्षित राज्य बनाकर वहां एक 5 वर्षीय बालक वाडियार वंश का कृष्ण राज तृतीय को सिंहासन पर बैठाया था। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वार्टज सिलिकेट सिलिकॉन के एक भाग और ऑक्सीजन के 2 भागों सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का एक यौगिक है। क्वार्टज सिलिका की अधिक प्रचुरता वाला खनिज पदार्थ है। इसका प्रयोग कई उद्योग, महत्वपूर्ण कांच और संधानशाला, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन मिश्र धातुओं आदि में
किया जाता है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है आपका निर्धारित किया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा चौथी, ऑप्शन नंबर बी। चौथी अनुसूची इसमें देखेंगे तो इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य सभा में जो है प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पहले अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो इसमें भारतीय संघ घटक में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। पांचवी अनुसूची में देखेंगे तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में देखेंगे तो दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारे सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग की घटना जो है किस वर्ष में घटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। इसको समझते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में दो नेताओं जैसे किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। 4 फीट के 2 दरवाजों के अलावा केवल एक 60.5 फीट जो है चौड़ा दरवाजा था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग जो है मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में करीब 379 व्यक्ति जो है मारे गए और 1200 जो है घायल हुए। ये लोग रॉलेट एक्ट यानी काला कानून 1919 का शांतिपूर्ण जो है विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब बना है? तो आपका 1971 में बना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी। जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है। कभी कभी इसमें लेड और टीन भी मौजूद होते हैं। मूल रूप से इसके चमकीले सफ़ेद रंग के कारण इसका यह नाम रखा गया था, लेकिन इसमें चांदी जो है नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा एमाइलेज। एंजाइम एक सतह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। आगे हमारा है बोला कि एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के अधिकांश कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। एमाइलेज एंजाइम कायम की शेष मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तन या फिर परिवर्तित कर देता है। अग्न्याशय से स्रावित होने वाला अग्न्याशय रस क्षारीय होता है, जिसमें 98% जल होता है। अग्न्याशय रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो निम्न, जैसे ट्रिप्सिन। यह एंजाइम प्रोटीन को पचाकर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में बदल देते हैं। क्राइमोट्रिप्सिन, यह भी ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीओज में जो है बदल देता है। अगला हमारा है कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यह एंजाइम बड़े पेप्टाइड अणु को छोटे पेप्टाइड अणु में जो है तोड़ देता है। लाइपेज, यह एंजाइम वसा का पाचन कर उसे वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित करते हैं। न्यूक्लिएज, यह एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में जो है बदलते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो ये आपका जया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धान की प्रमुख किस्म जैसे आपका जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंधा, फाइप, माही सुगंधा, बाला और रत्ना इत्यादि। गेहूं की प्रमुख किस्म जैसे कल्याण, सोनालिका, राज 3077 और अर्जुन हो जाएगा। अगला है दोस्तों बोला कि इंट्रीगल है ना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको पेराम्बूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्वतंत्र भारत की शुरुआती कोच उत्पादन इकाइयों में से एक है जो तमिलनाडु के पेराम्बूर, चेन्नई में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को जो है किया था। बाद में 2 अक्टूबर 1962 को इसकी फर्निशिंग डिवीजन का उद्घाटन किया गया, जिससे जो है पूरी तरह से तैयार हुए डब्बों का उत्पादन जो है तेजी से बढ़ गया। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रशेखर। देखिए इसको समझते हैं। चंद्रशेखर जो है कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य नहीं किए थे। देश में अब तक कुल 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। जैसे मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो मुंबई, प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है आपका 24/3/77 से लेकर के 28/7/79 तक जो है रहे हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात करते हैं तो 28/7/1979 से लेकर के 14/1/1990 तक रहे हैं। और बीपी सिंह की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है आपका 2/12/1979 से लेकर के 1989 से लेकर के 10/11/1990 तक जो इनका कार्यकाल रहा है। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है आपका 2191 से लेकर के 16/5/96 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। HD देवगौड़ा कर्नाटक के, प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है आपका 1/6/96 से लेकर के 97 के बीच में रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं गुजरात प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है 26/4/17। अगला हमारा है बोला कि क्लोरो जाइलिनॉल तथा टर्पिडिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। रोगाणुरोधक प्रतिरोध का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि द्वारा एंटी माइक्रोबियन दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीवायरस, एंटीमायरियल और एंटी हेलमिंटिक्स जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, इसके खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से है। जाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण रोगाणुरोधक के रूप में जो है कार्य करता है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है जो दुग्ध प्रोटीन को संकंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य अथवा आरंभ के रूप में ताजे दूध में मिलाया जाता है। इस निवेश द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। नोट: दूध के पाश्चुरीकरण के लिए आपका 63 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आप यहाँ फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 145 फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है जो 30 मिनट तक बनाए रखा जाता है। वैकल्पिक रूप से 72 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान तक गर्म करके 15 सेकंड के लिए जो है बनाए रखा जाता है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये आपको जाएगा सुनहरा चावल। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे पौधे जीवाणु, कवक व जंतु जिसके जिन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। GMO का व्यवहार इस स्थानांतरित जीन की प्रकृति पर पोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जल पर निर्भर करता है। GM पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता करना पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल है। कटाई पश्चात होने वाले जैसे अन्नादि नुकसानों को कम करने में सहायक होता है। और पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। खाद्य पदार्थों के पोषणीय स्तर में वृद्धि, उदाहरणार्थ विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस। सुनहरा चावल की बात करते हैं गोल्डन चावल जिसे ओरिएजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए उपलब्ध कराता है जो जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है बनाया जाता है। जो गोल्डन राइस का रंग हल्दी जैसा जो है होता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और उसके सहयोगी फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने
IRRI परिसर में नियंत्रित वातावरण में गोल्डन राइस की सफलतापूर्वक खेती की है। फिलीपींस एशिया में गोल्डन राइस रोपण की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी होगा। परमाणु रिएक्टर के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रण विखंडन कराया जाता है। विखंडन में निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा से पानी का भाप बनाकर टरबाइन चलाया जाता है, जिससे जो है विद्युत का उत्पादन होता है। विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की गति तीव्र होती है। इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल यानी D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में जो है किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपका मुंबई CST हो जाएगा। मध्य रेलवे जो आपका मुंबई CST, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं कोलकाता, पूर्व रेलवे की बात करते हैं कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेल की बात करते हैं तो कोलकाता, उत्तर रेलवे की बात करते हैं नई दिल्ली, और उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा जयपुर होगा। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आपका एनीमिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसी स्थिति को जो है एनीमिया कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स और बच्चों में ये होता है, और ऑस्टियोमेलेसिया यूवेस के नामक रोग होता है। विटामिन C स्कारबिक एसिड की कमी से जो है स्कर्बी नामक रोग होता है। अगला कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरता है? तो आंसर आपको हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरता है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, और साओ टोम और प्रिंसेप, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती होगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपको हो जाएगा सतलज, ऑप्शन नंबर बी। लाभावित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई। यह संचार का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। भाखड़ा नांगल के पीछे बनी कृत्रिम झील का नाम जो है गोविंद सागर है। जोग जलप्रपात स्थित है तो आपको हो जाएगा शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। यह कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर 829 फीट। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते चौड़ाई की बात करते हैं 472 मीटर है। यह जो है नोहकलकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। जहांरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो आंसर हो जाएगा मुनीस ए अरवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जहांरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक मुनीस अल अरवा था। साथ ही मुल्ला शाह की जीवनी लिखी जिसका शीर्षक जो है आपका रिसालाह ए साहिबियाह था, जिसमें उन्होंने उनके द्वारा दीक्षा का भी जो है वर्णन किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है कब वापस कर लिया था तो आपका फरवरी 1922 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर होगा। कलकत्ता में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ। असहयोग आंदोलन संबंधित प्रस्ताव दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन जो है समाप्त हो गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नामदफा भारत के सबसे असुरक्षित और महत्वपूर्ण वन जीव अभ्यारण्यों में से एक है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे तो HF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना जो है अनिवार्य कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। और इसका आंसर देखेंगे तो आपका यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया है। 24वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों में शोषण यानी संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति में वृद्धि किया है। संसद संविधान की मूल संरचना को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान में जो है संशोधन कर सकती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी। सोन नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्य में बहती है। रिहंद और उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। आगे हमारा ये सब क्वेश्चन मैथ का है। अगला है कि पूगा घाटी स्थित है कहाँ पर? तो यह है आपका लद्दाख में। देखिए, चांगथांग घाटी में लद्दाख दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित पूगा घाटी इस क्षेत्र के सबसे महान प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इसकी प्रचुर मात्रा में सल्फर, बोरेक्स और अन्य खनिज तत्व भंडार के अलावा पूगा घाटी अपने कई गर्म झरनों और मिट्टी के फूलों के लिए लद्दाख में घूमने के स्थानों में से एक है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूगा घाटी गांव पूगा गांव में जो है स्थापित किया गया है, पूगा गांव में। आगे देखेंगे कौन सा जनपद छठी एवं छठी तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे पहले जो है शक्तिशाली महाजनपद बना है? तो आप बोल सकते हैं मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था? तो ये आपको हो जाएगा जमींदार, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में लगान वसूली के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था उस टाइम, गांव से कर यानी लगान वसूली करता था अमला। दीवान की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी 12 अगस्त 1765 को बंगाल की दीवान बनी। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के प्रमुख यानी मुख्य वित्तीय प्रशासन बन गई। कंपनी को भूमि का प्रशासन करने और अपने राजस्व संसाधनों को व्यवस्थित करने की जो है आवश्यकता थी। जोतदार, बंगाल में जोतदार गांवों के अमीर किसान थे। गांवों में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़ा वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत यानी किसान उन पर निर्भर करते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था उस टाइम, तो अक्सर ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे जो है गाटीदार या फिर मंडल कहलाते थे। यहाँ पर कुछ काल रेखा दिया गया जो कि इसको देखना जरूरी है। जैसे 1765 की बात करते हैं तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया। 1793 की बात करते हैं तो बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त। 1800 का दशक की बात करते हैं संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहाँ जो है बसने लगे। 1818 की बात करते हैं तो बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। 1820 का दशक की बात करते हैं तो कृषि, जिसमें कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 और 1850 का दशक की बात करते हैं तो बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया होगा। 1855-56 की बात करते हैं संथालों की बगावत। 1861 की बात करते हैं तो कपास में तेजी का समारंभ हो जाएगा। 1875 जो आपका दक्कन के गाँव में रैयतों ने बगावत किया। अगला है कोतवाल। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासन सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे ही बख्शी यानी सैनिक, वेतनधारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस अधिकारी का। अगला कि मुर्रा नस्ल। देखिए मुर्रा नस्ल दोस्तों आपका किससे संबंध है? तो भैंस की है। मुर्रा नस्ल भैंस की मांग बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस ज़्यादातर जो है इस्तेमाल डेयरी में दूध उत्पादन के लिए जो है किया जाता है। इसके दूध में वसा यानी फैट की मात्रा जो है 7 से 8% जो है होता है।
भैंस किस नस्ल का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है पंजाब और हरियाणा में जो है अधिक होता है या फिर किया जाता है। आगे देखेंगे हम। अगला आपका है कि 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आपको हो जाएगा 3। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष की बात करते हैं तथा ए.बी. अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जरीबा। भू राजस्व निर्धारण के लिए अकबर ने भूमि का वर्गीकरण 4 भागों में जो है किया था, जो इस प्रकार है। जैसे पोलज, जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। प्रथि, जिस यानी जब भूमि पर बुआई न करके उसे फिर से उर्वरता प्राप्त करने के लिए बिना बोए छोड़ दिया जाता था, वह प्रथि कहलाती थी। चाचर, जिसे 3-4 वर्षों तक बिना बोए छोड़ा जाता था। बंजर, यह 4-5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक बिना बोए पड़ी रहती थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। मलिकनाथ को जैन धर्म का एकमात्र महिला तीर्थंकर जो है माना जाता है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ है, तो 1960 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 1960 में इसकी स्थापना के बाद से यह 2 से लेकर 19 परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके द्वारा किए गए कार्यों ने देश के दूरस्थ इलाकों में क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया है। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पर, तो यह है आपका गुजरात में। अंकलेश्वर भारत के गुजरात राज्य के मरूच जिले में स्थित एक नगर है। अंकलेश्वर शहर का धार्मिक महत्व भी क्योंकि प्रसिद्ध श्री अंकलेश्वर तीर्थ आसपास के क्षेत्र में है। यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर और चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर भी है, जिसमें भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ की 150 मीटर विशाल भूरी रंग की जो है मूर्ति है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर ए। वाजिद अली शाह अवध राज्य के अंतिम शासक नवाब थे। वाजिद अली शाह जो है 13 फरवरी 1847 से लेकर के 11 फरवरी 1856 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब जो है थे। और 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, K/9 हो जाएगा। अगला है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में जो है हुआ था, तो ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, है ना। और ये आपका 56 से लेकर के 61 के बीच में जो है इसका अवधि माना आता है। यह योजना जो है PC महल नोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना में अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग स्थापित है। जैसे भिलाई की बात करते हैं तो 1955 सोवियत संघ सहयोग हो जाएगा। दुर्गापुर 1956 ब्रिटेन, राउरकेला 1959 जर्मनी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी किरणों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो है करती है, तो ये आपको हो जाएगा जिंक, ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त पूछे गए प्रश्न विल्हेम्स हॉलबॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने 1886 और 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का किए गए अन्वेषण से है, जिसका संक्षिप्त विवरण जो है आपका NCERT के पेज नंबर इस तरीके से आपका दिया गया है। देखिए, विल्हेम्स हॉलबॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने 1886 और 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया है। 2 इलेक्ट्रोडों धातु पट्टिकाओं वाले किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जन पट्टिका पर पराबैंगनी किरणों को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होती है। नीचे चित्र दिया गया है, जिसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जन पट्टिका C पर आपतित होती है तो इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका A की ओर आकर्षित हो जाते हैं। निर्वातित कांच की नली में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा प्रवाह होती है। इस प्रकार के उत्सर्जन के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण जो है बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलबॉक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया है। हॉलबॉक्स ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युत दर्शी जोड़ दिया।
उसने क्षेत्रित किया। जब पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से पुनः विकिरणित करने पर इस पट्टिका पर धनावेश और अधिक हो गया। इन प्रेक्षणों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जन पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारण जो है आपतित प्रकाश है। ऋण आवेश के कारण जो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा जो है संग्राहक पट्टिका की ओर धकेले जाते हैं। हॉलवाक्स तथा लिनार्ड ने यह भी प्रक्षेपित किया है कि उत्सर्जक पट्टिका पर एक न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली यानी आवृत्ति कहते हैं तथा इसका मान उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। यह पाया जाता है कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ धातुओं से यह प्रभाव केवल कम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी तरंगों के लिए जो है होता है। तथापि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जीसियम तथा रूबिडियम जैसे क्षार धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा भी यह प्रभाव दर्शाती है। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश में प्रदीप्त किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशित इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। यानी यह परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव डालती है। जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। यह जिंक ब्लेड और कैलामाइन अयस्क के रूप में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है। बोला कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और 56 नंबर जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ये आपका है बुलर झील। ऑप्शन नंबर बी। डल झील जम्मू कश्मीर, नैनीताल झील उत्तराखंड, भीमताल जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीट जो है हासिल हो, तो 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए, संसद के नियमों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दल के पास लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% जो है अर्थात 55 सीटें जो है होनी चाहिए। संसद में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या जो है 545 है। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधन जो आपका 2019 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का जो एक महत्वपूर्ण पद होता है। अगला है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान के विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। इस कारण से होता है। तो आंसर हो जाएगा मूल दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, मृदा के विभिन्न आयन संक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं। जो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण यानी अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। यही कारण है कि जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रता पूर्ण हो उस दिन प्रातःकाल समय एक छोटा सा नरम तने वाला पौधे के तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काटने पर कटे हुए तने और द्रव्य की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। यदि इसी तने में से इस रबर की पतली जो है नली चढ़ा दी जाए तो वास्तव में स्राव की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव्य के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार जल के रूपों में पानी का क्षय यानी बिंदु स्राव
बिंदु स्राव जो है गटेशन कहलाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाब केवल एक साधारण दाब की प्रदान कर पाता है। यह उच्च वृक्षों में जल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कण के रूप में स्थापित करने में हो सकती है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए बृहद तनावों के कारण जो है टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जित खिंचाव से पूरी हो जाती है। सल्तनत काल के दौरान दीवान एर्ज विभाग था किसका? तो देखिए दीवान एर्ज की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो ये आपका सैन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दीवान एर्ज आपका सैन्य विभाग, दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग, दीवान विजारत जो है वित्त विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग हो जाएगा। दीवान रसालत की बात करते हैं तो विदेश विभाग हो जाएगा। अगला हमारा कि पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका लक्षद्वीप में है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य विदांगथल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य म्यूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य स्थित हैं। लक्षद्वीप मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से आपका जाना जाता है। 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया है। यह 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 32 वर्ग किलोमीटर फैला है। अगाती इसका एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा स्थित है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस स्थान द्वारा जो है किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए IMF कर्मचारियों द्वारा एक सर्वेक्षण आमतौर पर वर्ष में 2 बार यानी जनवरी और जून महीने में शुरू और अक्टूबर में परिणाम प्रकाशित होता है। परीक्षा दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जो है किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विकास बैंक विश्व बैंक की की जो है समूह की महत्वपूर्ण संस्था है। आगे देखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निर्माणानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर 1945 के संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना जो है प्रारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाले सबसे नया देश यानी 190वां देश बना है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक है। इन्होंने क्रिस्टीन लुगार्ड की जगह लिया है। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गुड्स थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जिम्मेदारियां अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना, सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना, सदस्यों देशों को भुगतान संतुलन की समस्या से समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना, धन शोधन तथा आतंकवाद वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना, विश्व में गरीबों को कम करने के लिए जो है प्रयास करना। अगला हमारा है कि यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो कहलाता है क्या? आंसर होगा सहभोजिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सहभोजिता यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि न लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड
और व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाला बर्नेकल को फायदा होता है, जबकि आम के पेड़ और व्हेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता है। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट साहचर्य में रहते हैं। यह दृश्य कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ पशु चरते हैं उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए जो है रहते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुले के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीमोन दंशन स्पर्शक होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है। मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दर्शन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछलियों से एनीमोन को कोई लाभ नहीं मिलता है। अगला है कि सहोपकारिता है ना, सहोपकारिता। इन पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच जो है कवक मूल यानी माइकोराइजी साहचर्य हैं। अगला है कि परजीविता, जो जीव अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों पर या उसके अंदर रहते हैं, उन्हें परजीविता कहा जाता है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। मनुष्य, अराउंड वार्म, माइट्स और प्रोटोजोआ सहित विभिन्न प्रकार के परजीवों का मेजबान हो सकता है। सहभोजिता, देखिए यदि दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों का बीच का संबंध जिनमें से एक बाधित या नष्ट हो जाता है और दूसरा जो है अप्रभावित रहता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारना सहभोजिता का एक उदाहरण है। प्राचीन भारत में जंगलवासी किन नाम से जो है जाने जाते थे? आंसर होगा निषाद। देखिए म्लेच्छ प्राचीन भारत में दूसरे देशों से आए हुए लोगों को कहते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से इतर थे। वैसे म्लेच्छ का अर्थ होता है नीच, दुराचारी, अत्याचारी, अनार्य यानी आर्य शब्द का उल्टा अर्थ अनार्य और आर्य शब्द का अर्थ यानी आर्य का अर्थ होता है कोई भी श्रेष्ठ आचरण वाले लोग। विदेश से आए हुए लोगों को म्लेच्छ कहते थे क्योंकि वे कर्म से नीच थे और अत्याचारी थे। श्रेणी प्राचीन भारतीय समाज। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है डेप्सा यानी पास दर्रा स्थित है? तो ये आपको जगह हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस पादप का परागण जो है परागकण एलर्जी कारक है? तो आंसर होगा आपका पार्थेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परागकण। देखिए नर युग्म कोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है हिबिस्कस या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूने पर हमारे अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण मिलते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर परागकण छिड़ककर सूक्ष्मदर्शी में देखने पर पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की जातियों के परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में जो है भिन्न देखते हैं। परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से दो परतों वाली भित्ति होती है। कठोर भारी भित्ति को बाह्यचोल कहते हैं जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला जो स्पोरोपोलिनिन को निम्नीकृत कर सके। परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जननछिद्र कहते हैं जहां पर स्पोरोपोलिनिन अनुपस्थित होते हैं। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की जाती है। चित्र के अनुसार देखेंगे तो परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेल्यूलोज एवं
पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीव द्रव्य एक प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती हैं। कायिक कोशिका बड़ी होती हैं जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिका छोटी होती हैं तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती हैं। यह तुरकू आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत्ति बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पहले यानी 3 चरणीय को नर युग्मों को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र आइए आपका दिया गया है। आगे हमारा क्या है, अगला है कि अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करते हैं, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकास, दमा, श्वसनी शोध आदि के रूप में विकसित हो जाती है। यह बताया जा सकता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति जो है सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में आहार संरूपों है ना संपूरकों के रूप में पराग गोलियों टैबलेट्स लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देश में भारी मात्रा में पराग उत्पाद गोलियों एवं सिरप के रूप में जो है बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत का यह दावा खिलाड़ियों एवं धावक अश्व यानी घोड़ों की कार्यदक्षता को वृद्धि करता है। ये सब आपका देखिए चित्र दिया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चालनी नलिका नहीं है। यह ऊतक पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इससे चालन ऊतक भी कहते हैं। इससे संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक हो जाएगा। वाहिनिकाएं का मुख्य काम जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधों का यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह करता है। जाइलम ऊतक के जाइलम मृदुतक कोशिका के जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिका मृत होती है। पौधों के जाइलम का परिवहन एक दिशीय होता है तथा पौधों को जल परिवहन हेतु ऊर्जा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके 2 मुख्य कार्य हैं, जैसे जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। फ्लोएम जाइलम की भांति फ्लोएम भी पौधों की जड़ तथा पत्तियों में पाया जाता है। यह संचयक ऊतक है जो पौधों की आंतरिक संचय प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित 4 तत्वों का बना होता है: चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम में फ्लोएम तंतु ही केवल मृत कोशिका है, बाकी सभी जीवित कोशिका है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों एवं तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में जो है पहुंचाना होता है। पौधों का परिवहन फ्लोएम में द्विदिशीय होता है। भोजन के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा जो है खर्च करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट भारत के 3 जैव विविधताएं हॉट स्पॉट हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट का वह क्षेत्र जहां अनेक लुप्त होती प्रजाति पाई जाती है। भारत के जैव विविधता के क्षेत्र के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है: हिमालयन क्षेत्र, भारत वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुडालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लेकिन सबसे अधिक विविधता संपन्न क्षेत्र जो है आपका पश्चिमी घाट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से जानते हैं। भारतीय उत्पाद को पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इको मार्क यानी 1991 से जो है प्रारंभ यानी प्रमाण पत्र दिया गया है। विश्व में कुल जो है 36 जैव विविधता जो है सक्रिय केंद्र हैं। अगला हमारा है कि
लैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए जो है किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा नाइलॉन 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ है? तो 1950 से 52 के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की किसी वस्तु को नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। मायोपिया के कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता जो है बढ़ जाती है। दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन ये आपका मैथ का दिया गया, आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से कौन सा वस्तु जो है आपका प्राप्त नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, सूती वस्त्र होगा। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज किया है। हड़प्पा सभ्यता से जो है आप देखेंगे तो पाटरी, बर्तन, गहना, ताम्र, शीशा जो है प्राप्त हुआ है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, कामेत। कामेत हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। यह कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए जो है दोस्तों आपको जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में ताप्ती नदी के बाएं तट से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है आपका 1000 से लेकर के 1300 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश कागार है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जो है बढ़ती जाती है। इसकी ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा जो है पूर्वी घाट से मिल जाती है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से दोस्तों आपका जाना जाता है। अनाईमुड़ी, पालनी, कार्डेमम, इलायची पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट के भाग हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के तौर पर या फिर आम बजट के साथ जो है आपका मिला लिया? तो आपका हो जाएगा 2017, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट की विलय को मंजूरी दिया है। यह विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर जो है विलय किया गया था। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में जो है पेश किया गया। रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति के द्वारा 1924-25 में जो है अलग जो है कर दिया गया था। अगला है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की जो है स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा नगरापुरम, ऑप्शन नंबर डी होगा। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का जो है उल्लेख किया गया था। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। हुआ गैस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, इस आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो ये आपको हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 51 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो इसके लिए जो है होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कैग के प्रतिवेदन को प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाते हैं। कैग संसद की लोक लेखा समिति का जो है मित्र भी कहलाता है। शब्द सेरिकल्चर, तो ये आपको हो जाएगा रेशम से है। विश्व में रेशम का प्रचलन जो है आपका सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ है। रेशम उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। रेशम कीड़े शहतूत, महुता, साल, बेर एवं कुसुम वृक्षों की पत्तियों पर जो है पाए जाते हैं। भारत रेशम के सभी किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है।
सहतूत रेशम कर्नाटक, मूंगा रेशम असम, ईरी रेशम असम और तसर रेशम जो है झारखंड। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक का स्थान प्रथम है। ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेंदीपाथर मेघालय में है। केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी विषय की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आपको हो जाएगा आइकोर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नीला सोड मोव रंग के सुदूर फलों को जो जलाशयों में काफ़ी चित्ताकर्षण आकार के प्लावी पौधों पर होते हैं, अपने सुंदर फलों के कारण जो है भारत में उगाए जाते हैं या फिर उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण जो है तबाही मचा रहे हैं। ये पौधे हमारी हटाने की क्षमता से कहीं अधिक तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। हमारे जलमार्ग यानी वाटर के वो अवरुद्ध कर रहे हैं या फिर अवरुद्ध कर के जल हाइसिंथ पादप हैं, जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं और जिन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पादप सुपोषित जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और इसके परितंत्र गति को जो है असंतुलित कर देते हैं। एजोला, देखिए एजोला एक फ्री फ्लोटिंग जलीय फर्न है। इसका उपयोग पशु आहार, भोजन, दवा, जल शोधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है और फसल पैदावार को बढ़ाता है। साल्विनिया को वाटर मॉस कहा जाता है। यह प्रजातियां अन्य जलीय फर्न जैसे एजोला से संबंधित है। साल्विनिया अलग अलग आकार के विषम बीजाणु संश्लेषण करने वाले जीवाणु हैं। साल्विनिया जलाशयों, तालाबों, चावल की खेती यानी खेतों जैसे जो है निकायों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश का सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान 8 जो है सदस्य देश हैं। ढाका शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 के निर्णायक अनुसार की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू जो है किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, शाहजहां। शाहजहां ने प्रारंभ में उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए सिजदा तथा पायबोस यानी पायबोस को समाप्त करके उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा को शुरू किया। जमीन बोस की प्रथा भी शाहजहां द्वारा जो है ख़त्म कर दिया गया और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की जो है मनाही कर दी गई। जैन धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग जो है किया गया था? तो आंसर आपको हो जाएगा पाली भाषा, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का जो है यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म लिखा गया है, माफ कीजिएगा बौद्ध धर्म, तो आपका पाली भाषा होगा। तो ये आपका पाली भाषा का प्रयोग किया गया। यह शिक्षित अर्थात पुजारियों और पंडितों द्वारा जो है बोली जाने वाली भाषा थी। पाली के साथ प्रकृत इस समय अवधि के दौरान आम जनता की भाषा थी। त्रिपिटक पाली भाषा में भी था। अगला कि अनुचुंबकत्व पदार्थ है, तो ये आपको हो जाएगा चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा जो है आकर्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक द्वारा क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का अपना स्वयं अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परमाणुओं की सतत यादृच्छतापी गति के कारण जो है कोई परमाणु चुंबकीय दृष्टिगत नहीं होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस द्रव एवं गैस अवस्था में जो है पाया जाता है। उदाहरण प्लेटिनम, मैग्नीज, प्लेडियम, ऑक्सीमियम और लौह लवण के घोल द्रव्य ऑक्सीजन गैस आदि। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम और उसके बाद मोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं कॉपर क्लोराइड किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए एक्स एवं दोनों के मान वो केवल पदार्थ पर निर्भर करता है, वरन इसके ताप पर भी निर्भर करता है। बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्रों में बहुत निम्न ताप पर चुंबकत्व अपना अधिकतर मान ग्रहण कर लाते हैं या फिर करने लगते हैं, जबकि सभी परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण
क्षेत्र में रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। यह संतृप्त अनुचुंबकत्व मान जो है कहलाता है। किसी मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ये आपको जगह संकिसा स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। संकिसा भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले के पखना रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर काली नदी के तट पर बौद्ध धर्म स्थान है। इसका प्राचीन नाम संकास्य है। इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी जो है स्थापित है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये है रसेल कार्सन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। अगला है तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है, तो यह आपका हो जाएगा बराकर। भारत के झारखंड राज्य के सबसे प्रचलित बांधों में से एक है तिलैया बांध, बराकर नदी पर स्थित। इस बांध का नाम आमतौर पर झुमरी तलैया के नाम पर किया गया जाता था। दामोदर नदी में आने वाली विशालकाय बाढ़ को रोकने के लिए तिलैया बांध 21 फरवरी 1953 को जो है बनाया गया। माफ कीजिएगा दोस्तों। अगला है कि बराकर नदी दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका उद्गम पद्मा के पास जो है हजारीबाग यानी झारखंड में है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1813 का ईस्ट यानी 1813 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए कोडरमा डैश के खनन के लिए जो है जाना जाता है, तो आपको हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अभ्रक। मिलान करना है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 101वां संविधान संशोधन जो है वस्तु एवं सेवा कर होगा। 102वां जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हो जाएगा। और क्या दिया गया है? 103वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 100 अधिकतम जो है 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104वां जो है आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त किया गया है। 104वां निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है सही नहीं है? तो आंसर होगा इसकी परिणाम समान रहना। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जिसका परिणाम एक दिशा समय के साथ बदले हैं। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम शून्य तथा फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम से शून्य हो जाती है। इसे प्रत्यावर्ती धारा का चक्र कहते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी.जी. तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं, तो आंसर होगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि यह कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त हो रहा है। आगे हम जो भी आपका अलग अलग जो आपका नोट्स दिया गया है, इसको हम मास्टर वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखें तो आप उसको भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।